तब जाकर जो नई पिटीशन लिखी गई, तब वीर सावरकर को काला पानी से रत्नागिरी जेल में शिफ्ट किया गया। जो भाइयों का बॉन्ड इस फिल्म के जरिए देखने को मिला है, उसने सावरकर ब्रदर्स के त्याग, बलिदान और निष्ठा को सबके सामने ला दिया है। तो उनके घर से भगत सिंह के द्वारा भेजी हुई 2 फर्स्ट कॉपीज ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मिली। एमके गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे, तब उन्होंने ही साउथ अफ्रीका में बसे भारतीयों के मन में जुलू ट्राइब के प्रति नफरत और ब्रिटिशर्स के प्रति प्यार और संवेदना प्रकट करवाई थी। गांधी की जेल यात्राएं कैसी महलों में होती थी। अगर इसका पैरेलल सीन अंडमान के सीक्वेंस के साथ साथ होता तो सीधा सीधा सावरकर वर्सेस गांधी होता, जबकि फिल्म में सावरकर वर्सेस जिन्ना हो। स्वतंत्र वीर सावरकर एक ऐसी फिल्म जिसने इतिहास तो बना दिया है, क्योंकि सच को सच ही दिखाना आज के समय में कोई मामूली बात नहीं है। सावरकर, द मोस्ट डिबेटेबल, द मोस्ट आर्ग्यूड एंड स्टिल द मोस्ट डिस्कस्ड मैन इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एक ऐसी हिस्ट्री जिसे आज तक सिर्फ तोड़ा और मरोड़ा ही गया है। भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या वाकई वीर सावरकर ने इंस्पायर किया था, या फिर से ये भी एक गप ही है। एक तरफ गांधी का जिन और दूसरी तरफ जिन्ना का जिन, और बीच में अखंड भारत का वीर सावरकर। एक रोल को निभाने के लिए जब लीड एक्टर अपने डेडिकेशन के लेवल को मैक्स प्रो लेवल कर देता है और तब भी ऑडियंस थिएटर में आती नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? गांधी का नैरेटिव या सावरकर का नैरेटिव, आखिर आज की जनरेशन किसे माने और क्यों माने? इस सवाल का जवाब है क्या इस मूवी में? क्या वाकई सावरकर इज सॉरीकर और ब्रिटिश एजेंट सावरकर थे या गांधी? फ्रॉम सेकुलर सावरकर टू हिंदुत्व आइकन वीर सावरकर, अखंड भारत की आइडियोलॉजी एंड 2 नेशन थ्योरी, ये सब है इस मूवी में। क्या सावरकर फिल्म वो डिलीवर कर पाई है जो एक्सपेक्टेड था, या सिर्फ एक कल्ट क्लासिक ही बनकर रह जाएगी जो सिर्फ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने में काम आएगी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स बढ़ाएगी? वॉर ऑफ नैरेटिव्स में स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म जरूर एक इंपॉर्टेंट रोल निभा गई है, मगर सवाल है कितना? ये हम जानते हैं आज के स्वतंत्र वीर सावरकर के रिव्यू और एनालिसिस में, और ये भी कि क्यों एक ही सब्जी में सारे मसाले नहीं डाले जाते। आज का एनालिसिस लंबा है और बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक है, इसलिए मिस मत करना। लेट्स रोल आउट। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। सावरकर फिल्म शुरू होती है 1887 के प्लेग से, जहां एक व्यक्ति अपनी फैमिली को खुद से दूर जाने को कहता है और खुद को पूरे घर में बंद कर लेता है। उस फैमिली में 3 लड़के होते हैं जो अपने पिता को चीखते चिल्लाते सुनते हैं, एज उसी पिता ने उन्हें खुद से दूर जाने को कहा था। ये फैमिली थी सावरकर फैमिली, और पिता दामोदर सावरकर अपने 3 बेटों गणेश सावरकर, विनायक सावरकर और नारायण सावरकर को ही अपने से दूर कर रहे थे। उस प्लेग के समय क्या हालात थे भारत के, इस एक सीन से आपको देखने को मिलेगा। कैसे गांव के गांव प्लेग से खत्म हो जाते थे और लोग खाना बदोश की तरह अपनी ही जमीन से अलग हो जाते थे। स्वतंत्र वीर सावरकर फिल्म की शुरुआत यहाँ से होगी, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, मगर ये शॉट दिखाना डायरेक्टर की डीप अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। मैं सबसे पहले रणदीप हुड्डा एज एन एक्टर की बात करूँ। एज रणदीप हुड्डा एज ए डायरेक्टर इस फिल्म में कहीं ना कहीं चूक गए हैं। गलतियां भी हुई हैं और कुछ ब्लंडर भी। अब ये चूकने वाली बात और ब्लंडर वाली बात हम एनालिसिस में करेंगे। रणदीप हुड्डा ने इस रोल में जो काम किया है और जिस डेडिकेशन के साथ काम किया है, मानना पड़ेगा, सचमुच जान फूंक दिया है। हैट्स ऑफ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये फिल्म है, बल्कि ऐसा लग रहा था कि मानो सारी घटनाएं आपके सामने हो रही है। एक्टिंग की बात वो भी रणदीप हुड्डा के केस में तो करना पाप है, बट यहाँ तारीफ में स्पेशली अमित सियाल की भी करूंगा, जिन्होंने विनायक सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर का रोल निभाया। जितना अहम रणदीप हुड्डा का विनायक सावरकर के रोल को जीवंत करना था, उतना ही अहम था अमित सियाल का गणेश सावरकर के रोल को जीवंत करना। जो भाइयों का बॉन्ड इस फिल्म के जरिए देखने को मिला है, उसने सावरकर ब्रदर्स के त्याग, बलिदान और निष्ठा को सबके सामने ला दिया है।
गणेश सावरकर का इतिहास में क्या महत्व है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन 5 मित्रों ने आरएसएस को शुरू किया था, केशव बलिराम हेडगेवार, बीएस मुंजे, एलवी परांजपे, डॉक्टर थोलकर एंड बाबाराव सावरकर, ये 5, इन 5 में से बाबाराव सावरकर और कोई नहीं, गणेश सावरकर ही थे। यहाँ ये फिल्म कहीं भी नहीं चूकी। आप हर उस सीन में इमोशनल हो जाएंगे जहां जहां सावरकर बंधु साथ दिखे। फिर भले ही वीर सावरकर के अभिनव भारत दल बनते वक्त उनके बड़े भाई का उसमें ज्वाइन करना हो, या जब वीर सावरकर के रत्नागिरी जेल से बाहर आने पर अकेले सिर्फ उनके बड़े भाई का उन्हें रिसीव करना हो। और यहाँ मैं काला पानी की बात ना करूं तो बात अधूरी रह जाएगी। एज गणेश सावरकर को पहले काला पानी हुई थी, उसके बाद वीर सावरकर को काला पानी हुई। पूरी फिल्म का सबसे बड़ा, सबसे जानदार, सबसे वजनदार हिस्सा था तो काला पानी प्रकरण। ये पूरा काला पानी का सीक्वेंस मुझे याद नहीं पड़ता कभी किसी ने इतने परफेक्शन के साथ दिखाया हो। मैं पर्सनली मानता हूं कि काला पानी सीक्वेंस से ही मूवी शुरू होती तो ऑडियंस उस इमोशन से पहले जुड़ जाती, जिसके लिए ऑडियंस को इंटरवल के बाद तक इंतजार करना पड़ा। गांधी का रोल निभाने वाले राजेश खेड़ा की भी तारीफ होनी चाहिए, जिन्होंने अगेन गांधी का सही रूप प्रेजेंट किया। अंकिता लोखंडे ने अपने लिमिटेड रोल में जितना अच्छा काम किया है, उससे एक बात कंफर्म है कि इसे बिग बॉस में जाने की जरूरत नहीं थी। फेम पाने के लिए सही एक्टिंग से ये सब कर सकती थी। फिल्म में लगभग सभी का काम इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग पूरी तरह से अप टू द मार्क है। कहीं भी फिल्म इस डिपार्टमेंट में कहीं भी चूकी नहीं है। कई ऐसे पॉइंट्स कवर हुए इस फिल्म में, राइट फ्रॉम चापेकर ब्रदर्स, खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, भगत सिंह, मैडम कामा, मोपला के दंगे, बंगाल विभाजन, जिन्ना, अंबेडकर एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये फिल्म मुझे कहीं ना कहीं ऐसी लगी कि इसका कैनवास बहुत बड़ा लिया गया है। अब भाई कहने को तो ये फिल्म इतने बड़े कैनवास पर सुनने में और लिखने में बहुत अच्छी थी, मगर कहीं ना कहीं सब कुछ दिखाने के चक्कर में कुछ ऐसी बातों को, कुछ ऐसे इवेंट्स को वो स्पेस नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे। स्पेशली फिल्म का फर्स्ट हाफ, क्योंकि सेकंड हाफ के इवेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे, मगर उन इवेंट्स का स्पेस इसलिए कम हो गया क्योंकि नंबर 1 काला पानी सीक्वेंस जो कि हाईलाइटेड सीक्वेंस है उसको स्पेस देना था, बट नंबर 2 ऐसे कुछ इवेंट्स जिनका सेकंड हाफ के इवेंट से कहीं ज़्यादा कम इंपॉर्टेंस था, एज पर द स्टोरी ऑफ सावरकर, उनको स्पेस फर्स्ट हाफ में जरूरत से ज़्यादा मिल गया। हम हमारे एनालिसिस में इस पर यही बात पहले करेंगे कि ऐसे कौन कौन से इवेंट्स इस फिल्म ने कवर कर दिए हैं, फिर बात करेंगे कि कौन कौन से वो इवेंट्स छूट गए या अधूरे रह गए या कंफ्यूजिया गए, जिनका सीधा सीधा नैरेटिव बिल्डिंग से तार जोड़ा था। जो शायद ढंग से दिखाए होते तो ये फिल्म सिर्फ ट्विटर पर रिट्वीट ही ना होती, बल्कि ऑटो रिक्शा वाले से लेकर हर जनजी तक सही से पहुंचती। पटकथा कैसी है, सिनेमेटोग्राफी कैसी है, टाइट शॉट, क्लोज शॉट, फलाना शॉट, ढिकना शॉट, ये सब आप दूसरे चैनल्स पर देख लेना। हम लोग अब असल मुद्दे की बात करते हैं हमारे एनालिसिस में। स्वतंत्र वीर सावरकर में मेनली 3 ऐसे इवेंट्स या यूं कहूं 3 ऐसे नैरेटिव्स की पोल खोल दी है, जिन्हें पिछले 75 सालों से हमारे सामने कई बार घिसा गया है। पहला नैरेटिव था कि गांधी से बड़ा नॉन वायलेंट कोई था ही नहीं, और यही सही रास्ता था, अहिंसा परमो धर्म। फिल्म में एक सीन है जब वीर सावरकर और गांधी का फर्स्ट टाइम आमना सामना होता है, तब बात हिंसा वर्सेस अहिंसा की होती है। तब वीर सावरकर ने गांधी से पूछा था, क्या साउथ अफ्रीका में जो आपने किया वो अहिंसा थी? तब गांधी का जवाब बड़ा दिलचस्प था। एज मुस्कुराहट के साथ उन्होंने ये दलील दी कि ज़ूलू ट्राइब ने ब्रिटिशर्स के सामने पहले हथियार उठाए, तो जिसने पहले हथियार उठाए हैं तो उसके खिलाफ हिंसा करना कोई गलत बात नहीं होती है। एज एग्रेसर तो पहले हथियार उठाने वाले होते हैं। तब वीर सावरकर ने यही बात कही कि अपनी माटी के लिए लड़ने वाले ही तो पहले हथियार उठाएंगे, तो उनके खिलाफ हम उन लोगों का साथ क्यों दें जिन्होंने हमारी ही माटी पर कब्जा किया हुआ है। अब मैं जानता हूं कई लोग इस पर ज्ञान बांटने आ जाएंगे कि भैया ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, तो हम डायरेक्ट सोर्स पर चलते हैं। एक बुक के कुछ पन्ने आप सभी से शेयर करता हूं अपने हिस्टोरिकल कलेक्शन से। इस बुक का नाम है गांधी ए स्टूज ऑफ द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट।
ये बुक सबमिट की गई थी जुलाई 1992 को 20 यूनाइटेड स्टेट के सीनेटर्स को, जो उस समय एमके गांधी के मेमोरियल को वॉशिंगटन डीसी में बनवाने में लगे थे। इस बुक में वो सारे सोर्सेज हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जो गांधी के साउथ अफ्रीका के पीरियड को एक अलग एंगल दे गए। पेज नंबर 36 पे ये लाइंस जब आप पढ़ेंगे, इसमें गांधी के विचार जो जुलू ट्राइब के बारे में हैं, उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जुलू ट्राइब साउथ अफ्रीका की नेटिव ट्राइब है, जिसका रिकॉर्डेड हिस्ट्री से 1500 एडी से ही अवेलेबल है। एज ऑब्वियसली जैसे पिछले सारे रिकॉर्ड्स अमेरिका और साउथ अमेरिका के मायन, एस्टेक, इनका सिविलाइजेशन के अवेलेबल नहीं है। जुलू ट्राइब ने सबसे पहले साउथ अफ्रीका में 1878 से ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ आर्म रिवॉल्यूशन शुरू कर दिया था। एमके गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे, तब उन्होंने ही साउथ अफ्रीका में बसे भारतीयों के मन में जुलू ट्राइब के प्रति नफरत और ब्रिटिशर्स के प्रति प्यार और संवेदना प्रकट करवाई थी। जबकि गांधी ने खुद कहा भी था कि जुलू ट्राइब ने कभी भी किसी भी इंडियन को हार्म नहीं किया, मगर गांधी का तर्क ये था कि यहाँ ब्रिटिशर्स की मदद करेंगे तो वहाँ भारत में हम लोगों के साथ यही ब्रिटिशर्स नरमी से पेश आएंगे। अब ये बात तो सबको पता है कि गांधी वॉज सर्विंग द क्राउन एज सार्जेंट एमके गांधी अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन रेबल्स। ये वही रेबल्स थे, वो आज आपको सबको पता पड़ रहा है इस फिल्म के माध्यम से, जब वीर सावरकर इसी बात पर गांधी से आर्गुमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि मातृभूमि की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना कब से गलत हो गया। एज उन विदेशी आक्रमणकारियों के लिए अगर वो हथियार नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। ये सीन इस फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंस वाला है, जो शायद भारत आने से पहले ही गांधी को वीर सावरकर का परिचय दे गया था। सेकंड नैरेटिव है कि सावरकर इज सॉरी कर। बोले तो वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, तब जाकर उन्हें अंडमान की सेलुलर जेल से मुक्ति मिली और वो भारत वापस आ सके। ये एक ऐसा थकेला नैरेटिव है जिसका ना कोई सर है ना पैर है, मगर आज भी इस नैरेटिव को बड़ी बेशर्मी से बहुत सारे नासमझ लोग चला रहे हैं। फिल्म में साफ साफ दिखाया है कि पहले अपनी 5 पिटीशंस में वीर सावरकर ने खुद की रिहाई से पहले अपने साथियों की रिहाई का मुद्दा पहले लिखा था। कुल 114 कैदी पहले रिहा हुए थे वीर सावरकर की पिटीशन से, जबकि वीर सावरकर की रिहाई बार बार रोकी जा रही थी। अब एक बात जो इस फिल्म के शुरू में बहुत ही ब्रीफली दिखाई गई है, उसकी बात करना यहाँ जरूरी है। वीर सावरकर की पूरी श्रद्धा थी छत्रपति शिवाजी महाराज पर, और उन्होंने शिवाजी राजे के जीवन से एक बात जरूर सीख ली थी कि लड़ाई जारी रखने के लिए बचना जरूरी है। औरंगजेब ने जब मिर्जा राजा जय सिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ भेजा था, तब शिवाजी राजे ने एक संधि, बोले तो ट्रीटी साइन करी थी मुगलों के साथ, जिस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जिसके तहत छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने 36 किलों में से 23 किले मुगल रियासत को सौंपने थे। उन किलों में कोंढाना का सिंहगढ़ किला भी था, जिसे बाद में तानाजी ने अपने 300 वीर मराठाओं के साथ मुगलों से वापस छीन लिया था। इस घटना से वीर सावरकर ने यह सीख ली थी कि जब दुश्मन का पलड़ा भारी हो तो कभी कभी समझौता करना और लड़ाई को लंबा ले जाना ही असली बुद्धिमानी है। हम लोग आज भी क्रिकेट में MS धोनी को बेस्ट फिनिशर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मैच को आखिरी बॉल तक ले जाता है। वीर सावरकर ये समझ चुके थे कि क्रांति जेल में बैठकर नहीं की जा सकती, बल्कि जेल के बाहर ही करी जा सकती है। और यहाँ उस जेल की बात हो रही है जो उस समय की सबसे भयानक जेलों में से थी, जहाँ वीर सावरकर को एक दिन में करीब 10 पाउंड तेल निकालना होता था, वो भी कोल्हू का बैल बनकर। एक दिन में 150 ओकम शेल्स छीलने होते थे, जिन्हें छील छील कर अपने हाथ छिल जाते थे। एक ही 2x4 के सेल में रहना, खाने के नाम पर कीड़े वाले खाना खाना और वहीं मूतना और वहीं हगना। और भी कई यातनाएं थी जो आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी, जिसे शायद कांग्रेस का कोई नेता झेलना तो दूर देख ही नहीं पाया। एज कोई कांग्रेस का नेता वहां कैद हुआ ही नहीं था। और मर्सी पिटीशन में उस समय की अंग्रेजी के शब्द लाइक योर एक्सेलेंसी, आई बेग ऑफ यू, ये ऐसे क्लासिकल इंग्लिश के शब्द थे जो उस समय ब्रिटिश इंग्लिश के स्पीच के ही पार्ट थे, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश तब तक ग्लोबल नहीं हुई थी। इवन फिल्म में वो सच भी दिखा दिया जब नारायण सावरकर गांधी के पास जाते हैं वीर सावरकर की रिहाई के लिए। तब गांधी नारायण सावरकर को यही कहते हैं कि मैं बताता हूँ
कि मर्सी पिटीशन कैसे लिखते हैं। तब जाकर जो नई पिटीशन लिखी गई, तब वीर सावरकर को काला पानी से रत्नागिरी जेल में शिफ्ट किया गया। ये बात इतनी बार प्रूव हो चुकी है, मगर जब ये बात एक फिल्म में पूरी तरह से खोलकर दिखाई जाती है, तब एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। एज अब भी हमारे देश में लोग अकबर की हिस्ट्री मुगल आजम और जोधा अकबर से समझ लेते हैं। तीसरा नैरेटिव है कि गांधी जी ने ही समानता की बात करी क्योंकि वो हरिजन शब्द लाए, मगर बांटने का काम सावरकर ने करा क्योंकि वो हिंदुत्व का शब्द लाए। अब मैं आपको कुछ गांधी के स्पीचेस और राइटिंग्स दिखाना चाहूंगा जिसमें गांधी के विचार उन्हीं हरिजनों के बारे में क्या थे, वो देखो। अब इसी पैराग्राफ को आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ आएगा कि कोई भी शूद्र अगर उसमें ब्राह्मणों के गुण भी क्यों ना आ जाए, तब भी वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा, क्योंकि जाति और वर्ण दोनों तो बर्थ बेस्ड होते हैं और शूद्र को वर्ण सिस्टम के बजाय जाति सिस्टम पर ही रहना चाहिए। और ये भी कि जो हिंदू अपने वर्ण को फॉलो नहीं करता है वो अपने धर्म के साथ हिंसा कर रहा है। बोले तो ब्राह्मण होके आप क्षत्रिय का काम नहीं कर सकते, क्षत्रिय होके आप ब्राह्मण का काम नहीं कर सकते, और वैश्य बन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा इसीलिए मांगा था कि वो हस्तिनापुर के दुश्मन मगध नरेश के सेनापति का लड़का था, जो बाद में उसी सेना का सेनापति भी बनता है। अब गांधी की बात मान ली जाए तो जिसका जो वर्ण है उसके अनुसार उसको कार्य करना चाहिए, मगर यहाँ तो एकलव्य शत्रुओं की तरह सेनापति भी बन जाता है। और यही नहीं, एकलव्य का विवाह अवंती राज्य की राजकुमारी स्वर्णा से हो जाता है। मतलब अंतर जाति विवाह उस समय भी थे। अब चलो ये बात कुछ ज्यादा पुरानी हो गई। महाराणा प्रताप ने भीलों के राजा को राणा की उपाधि दी थी, जो उनके साथ हल्दी घाटी में बराबरी से लड़े थे। आज भी मेवाड़ रियासत के सिजिल में झंडे में महाराणा और राणा कुंजा दोनों के सिंबल्स बराबर रूप से हैं। फिल्म में वो बात दिखाना और आर्गुमेंट दिखाना इसी हरिजन के मुद्दे पर जब वीर सावरकर और गांधी दोबारा मिलते हैं रत्नागिरी में, तब आपको इस बात को समझने में जरा भी देर नहीं लगेगी कि कौन हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहा था और कौन हिंदुओं को तोड़ने का। जिन मंदिरों में उस समय शूद्रों का प्रवेश वर्जित था, उनके खिलाफ आवाज वीर सावरकर ने उठाई थी, और सभी हिंदुओं के लिए मंदिर हो, ये बात भी वीर सावरकर ने ही उठाई थी। हिंदुत्व का ये रूप दिखाना जरूरी था। एज अगर वीर सावरकर की बात ये देश मान लेता तो इस देश में जातिवाद न होता और ना ही जातिवाद की गंदी राजनीति होती, जो शायद सबसे बड़ा कारण है हिंदुओं का एक ना होने का। वीर सावरकर और भगत सिंह का वो सीन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वीर सावरकर की बुक 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मराठी में थी। उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके करीब 2000 कॉपीज भगत सिंह ने ही बांटी थी। इस बात का पता जब चला जब वीर सावरकर रत्नागिरी जेल में शिफ्ट हुए थे, तब ब्रिटिश पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली तो उनके घर से भगत सिंह के द्वारा भेजी हुई 2 फर्स्ट कॉपीज ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की तरफ मोड़ने वाले भी वीर सावरकर ही थे। इसका भी प्रूफ दे देते हैं। रास बिहारी बोस 1915 में ही जापान शिफ्ट हो गए थे, और रास बिहारी बोस और वीर सावरकर वर्ल्ड वॉर II शुरू होने से पहले तक लेटर्स के माध्यम से अपना कॉरेस्पॉन्डेंस बनाए हुए थे। इवन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो में इस बात को माना कि अगर वीर सावरकर ना होते तो हमें आजाद हिंद फौज के लिए ट्रेन सोल्जर्स ना मिलते, क्योंकि वीर सावरकर ने बहुत पहले से ही ये मुहिम चलाई थी कि जितनी तादाद हो सके उतनी तादाद में हिंदू रॉयल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल हो जाए, ताकि वक्त आने पर जब आप ट्रेंड हो तब आपकी वही बंदूकें अंग्रेजों की तरफ घूम सके। रॉयल ब्रिटिश नेवी की म्यूटिनी ना हो पाती अगर वीर सावरकर की ये आग ना फैलती, और पार्टीशन के वक्त भारत की फौज बड़ी ना होती अगर ये आग ना फैलती। अब भाई ये तो वो बातें थी जो इस फिल्म में प्रॉपर दिखाई गई, मगर कुछ ऐसी बातें अधूरी रह गई जिनका वजन ना होना इस फिल्म को सिर्फ क्रिटिकल अक्लेम ही बना पाएगा, मासस तक पहुंचने में इसे रोकेगा। क्योंकि जब आप एक सब्जी बनाते हैं तो आप उसमें सब्जी मसाले के साथ साथ सांभर मसाला, पाव भाजी मसाला और शाही पनीर मसाला तो डालते नहीं है, फिर वही आधा तीतर आधा बटेर वाली बात हो जाती है। इस फिल्म के फर्स्ट हाफ में जिन जिन एक्सटेंडेड इवेंट्स को
वाइट कैनवास में दिखाया गया है उन्हें पहले नहीं बल्कि बीच में स्क्वीज करके दिखाना था। अगर ऑडियंस को शुरू में ही आप बिना इमोशनल करे कुछ समझाने जाओगे तो वो फिल्म नहीं एक एक्सप्लेनर वीडियो या डॉक्यूमेंट्री बनकर रह जाती है। फिल्म में कुल 12 मोनोलॉग्स हैं जिनकी संख्या कम की जा सकती थी। मोनोलॉग्स ऑडियंस को कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री वाली फील देती है। इवेंट्स लाइक मदनलाल ढींगरा, मैडम कामा वाले सीक्वेंस को थोड़ा ब्रीफ करके, और इवेंट्स लाइक गांधी हत्या के बाद जो ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ था उस पर कुछ सीन्स होते, क्योंकि इतने बड़े इवेंट को आप सिर्फ सबटाइटल जैसे टेक्स्ट के साथ दिखा नहीं सकते। मोपला राइट्स की बात हुई मगर डायरेक्ट एक्शन डे पूरी तरह से मिस हो गया, जबकि ये वो 3 दिन थे जो भारत पर भारी पड़ गए, जिससे डरकर कांग्रेस ने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी एक्सेप्ट करी थी। गांधी की जेल यात्राएं कैसी महलों में होती थी। अगर इसका पैरेलल सीन अंडमान के सीक्वेंस के साथ साथ होता तो सीधा सीधा सावरकर वर्सेस गांधी होता, जबकि फिल्म में सावरकर वर्सेस जिन्ना हो गया। आज भी कई लेफ्ट हिस्टोरियंस हैं जो वीर सावरकर का स्टेचर कम करने के लिए यही टैक्टिक्स अपनाते हैं कि कट्टर जिन्ना वर्सेस कट्टर सावरकर, जबकि नैरेटिव ये बनना था कि एक तरफ था इस्लामिक जिन्ना और सेकुलर गांधी और एक तरफ थे नेशनलिस्ट वीर सावरकर। गांधी, नेहरू और जिन्ना, इन तीनों को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इसलिए भी डर था कि कहीं वो जीते तो वो वीर सावरकर की अखंड भारत वाली बात मान लें। वही अखंड भारत वाली बात फिर ना बनता पाकिस्तान, और ना ही गलियारा जो पाकिस्तान से बांग्लादेश को जोड़ता, उसके नाम पर गांधी अनशन पर बैठता। गांधी वर्सेस सावरकर को मेन लाइन रखना बहुत जरूरी था, मगर मूवी में सावरकर वर्सेस जिन्ना होने से अगेन वही बात हो गई जो वामपंथी कहेंगे कि देखो 2 कट्टर एक तरफ और एक सेकुलर एक तरफ। और जैसे आज सब न्यूट्रल ऑडियंस कहकर सबको सेकुलर बनाने में लगे हुए हैं, वो लोग फिर से मामू बन जाएंगे और वीर सावरकर को फिर नहीं समझ पाएंगे। वीर सावरकर को अटैक आना पार्टीशन का सुनकर समझ आता है, मगर ये सुनकर कि गांधी की भी नहीं चली, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। क्योंकि ये बात सही है कि गांधी शुरू में पार्टीशन के लिए माने नहीं थे, मगर बाद में उसी पार्टीशन के लिए गलियारा बनाने और 60 करोड़ की इंस्टॉलमेंट जो सरदार पटेल ने रोकी थी उसके लिए कलकत्ता में धरने पर बैठ गए थे। ये डबल गेम कैसे खेल लेते थे ये तो गांधी ही जानते हैं, मगर गांधी के साथ पैरेलल पूरी तरह से इस फिल्म में ना दिखाना सावरकर को कमजोर कर गया। जिस वाइड कैनवास से फिल्म शुरू हुई थी उसके बजाय अगर फिल्म काला पानी से शुरू होती और वहां से इवेंट्स अनफोल्ड होते तो ये फिल्म पक्का मासस तक पहुंचती, क्योंकि आज भी इस देश में लोगों को बात इमोशनल करके ही समझाई जाती है और सावरकर जैसा मुद्दा है ही इमोशनल। वीर सावरकर के जीवन में काला पानी एक टर्निंग पॉइंट था, वही शुरुआत भी होनी थी। उसी इवेंट के बाद वो हिंदुत्व आइकॉन बने। इसी इवेंट के बाद के सारे इवेंट्स काफी कम स्पेस में थे। मुझे पता है कि कुछ लोग पक्का ये कमेंट करेंगे कि भाई इतना तो दिखा दिया है, अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या? तो भैया ऐसा है कि जब आपके पास असला बॉम्ब बनाने का हो तब गोली नहीं चलानी चाहिए। और फिर इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होती जब एक्टर भी परफेक्ट होता और डायरेक्शन भी। कहीं ना कहीं रणदीप हुड्डा इस एक बात को समझ नहीं पाए कि कुछ सब्जेक्ट्स को फिल्म में क्लोज कैनवास ही रखना चाहिए। अगर वो वेब सीरीज बनाते तो फिर इतना बड़ा कैनवास वो ले सकते थे, क्योंकि तब उनके पास इतनी स्पेस होती कि वो हर इवेंट को ढंग से दिखा पाते। मेरा बस यही दुख है कि कुछ इवेंट्स को छोड़कर बाकी सारे इवेंट्स या तो 1-2 सीन होकर रह गए हैं या फिर सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में हो गए। फिल्म में आप 4 इवेंट्स दिखाओ मगर उसे आप ढंग से दिखाओ। सब दिखाने के चक्कर में मूल बात रह जाती है और इस एक बात का असर इस फिल्म पे जरूर पड़ेगा। डिस्पाइट कि फिल्म की ओपनिंग भी स्लो है, जो अगेन मुझे इस बात को कहने पर मजबूर करती है कि क्या इस देश में सही फिल्म देखने वालों का डिफिशिएंसी हो गया है क्या? स्वतंत्र वीर सावरकर इज द ब्रिलियंट अटेम्प्ट टू पोर्ट्रे द रियल स्वतंत्र वीर सावरकर। और अब चलते चलते हमारे देश में होते हैं एक क्यूटीए और कुछ होते हैं अखंड क्यूटीए। ये है मिस्टर KRK, भूले तो नहीं हो गए आप, जिन्होंने अभी 19 तारीख को ऐलान किया है कि अब से वो किसी के बाप से नहीं डरेंगे, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बीफ फूड।
वाह भाई। मगर इसके ठीक 2 दिन बाद ये अखंड क्यूटीए ये कह रहे हैं कि इंदौर के मुस्लिम भोजशाला हिंदुओं को वापस कर दे। एज कोर्ट्स ये जमीन भी इंडियन गवर्नमेंट को दे देगी। मतलब ये अभी से लोगों को भड़काने में लग गया है। ये काम करने के लिए भागा था क्या? और अब हिंदू मुस्लिम से लेकर हर मुद्दे पर अपना ये ट्वीट दागेगा। और जो लोग बॉयकॉट बॉलीवुड के समय से इसके फैन बन गए थे वो सब अब क्यूटिया बनेंगे। अब भैया देख लो, मैंने बता दिया, बाद में मत बोलना गायन है। अगर आप भी स्वतंत्र वीर सावरकर को फुल सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।